हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के विषय में पढ़ेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एक भारतीय संविधान के द्वारा इंडियन लेबर्स के जो कानूनों के अंतर्गत बनाया गया एक अधिनियम है जो न्यूनतम मजदूरी के दरों का निर्धारण के लिए अप्लाई किया जाता है। और इस एक्ट को हम न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही तरह की लेबर की मजदूरी निर्धारण के लिए प्रयोग करते हैं। मिनिमम जो वेजेज एक्ट है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस एक्ट को हम भारत सरकार के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कुछ जानकारियों की, कुछ बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। हमारे पास 3 तरह की वेजेस होती हैं जिन्हें हम जनरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं: लिविंग वेजेस, फेयर वेजेस एंड मिनिमम वेजेस। लिविंग वेजेस किसी भी इनकम का वो स्तर है जो किसी भी वर्कर को उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम गुड हेल्थ को शामिल करते हैं, डिग्निटी को शामिल करते हैं, कंफर्ट को शामिल करते हैं, एजुकेशन को शामिल करते हैं। यानी इनकम का वह स्तर जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉई या कोई वर्कर अपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाए रखने में सक्षम हो, उस लेवल ऑफ इनकम को हम लिविंग वेज के रूप में मानते हैं। दूसरा, हम फेयर वेजेस के विषय में पढ़ते हैं कि फेयर वेजेस क्या होती है। फेयर वेजेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए न केवल किसी एम्प्लॉय के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स के आधार पर वेजेस को प्रदान करने का प्रावधान होता है, बल्कि वो लेवल ऑफ इनकम जो न केवल एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, या न केवल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के लिए आवश्यक है, बल्कि इसके जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं, किसी भी एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव्स हैं और इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी के अनुसार उसे मिनिमम रूप से पे की जानी चाहिए किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा। यानी एम्प्लॉय के द्वारा अपनी इंडस्ट्री की कैपेसिटी के अनुसार उसके प्रोस्पेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए जो वेजेस पे की जानी चाहिए, उस वेजेस को हम फेयर वेजेस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास मिनिमम वेज की बात आती है। तो मिनिमम वेज जो है न केवल गारंटी है बेयर सब्सिस्टेंस की, यानी न केवल उसके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, बट प्रिजर्व एफिशिएंसी, बट आल्सो प्रोवाइड फॉर एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट एंड सम लेवल ऑफ कंफर्ट आल्सो। यानी इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए जो वेजेस डिसाइड की जाती है उसको मिनिमम वेजेस कहते हैं। क्या मतलब, हम कह सकते हैं कि मिनिमम वेजेस इज दैट लेवल ऑफ इनकम विच नॉट ओनली गारंटी बेयर सब्सिस्टेंस and preserve efficiency, but also provide for education, medical requirement and some level of comfort also। अब हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में पढ़ते हैं। तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो 1948 है वो पूरे भारत में 15 अगस्त 1948 को पूरे भारत में लागू हुआ। उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर इस एक्ट को लागू नहीं किया गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहाँ पे मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं है। इसके अलावा पूरे भारत में मिनिमम वेजेज एक्ट जो है 15 अगस्त 1948 में स्टार्ट किया गया। इस एक्ट के तहत जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो शेड्यूल जो हमारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं और नॉन शेड्यूल से एम्प्लॉयमेंट है, उन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए मिनिमम वेजेस का निर्धारण करती है। यानी मिनिमम वेजेस के निर्धारण का जो मुख्य अधिकार है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया है। गवर्नमेंट जो है सर्वे के माध्यम से और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उस वेजेस का डिसीजन लेती है जो किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी एम्प्लॉयर के द्वारा किसी एम्प्लॉय को दी जानी आवश्यक है। उससे कम जो वेजेस है कोई भी एम्प्लॉय प्राप्त नहीं करेगा। तो इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का एक विशेष महत्व है।
एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हम दो गवर्नमेंट को शामिल करते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अपने अपने अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत दोनों ही गवर्नमेंट को अब वेजेज एक्ट के अंतर्गत संशोधन करने, रिवीजन करने का अधिकार होता है। जैसे कि रेलवे है, ऑयल फील्ड्स हैं, जिनका अधिकार क्षेत्र सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स उनके अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम करती है। इसी तरह स्टेट के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है जनरली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रूप में मानी जाती है। अब हमारे पास बात आती है कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट को शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के रूप में डिवाइड किया गया है। उस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 है 21 एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर शामिल किए गए हैं, जबकि जो पार्ट 2 है उसके अंदर एक एम्प्लॉयमेंट शामिल किया गया जो एग्रीकल्चर कहलाता है। क्योंकि एग्रीकल्चर भारत का जो मुख्य व्यवसाय है, भारत के लोगों का जो मुख्य आजीविका का साधन है, वो जनरली उस 1948 में जो है जनरली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी। इसलिए एग्रीकल्चर को एक अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया और बाकी जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स है जिसके अंदर 21 एम्प्लॉयमेंट शामिल थे उन एम्प्लॉयमेंट्स को पार्ट 1 में आज इसमें लगभग और 80 के करीब जो है एम्प्लॉयमेंट्स को शामिल किया जा चुका है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है अदर जो प्रोसेस एम्प्लॉयमेंट है या ब्रांच एम्प्लॉयमेंट है उसको भी कंसिडर किया गया है। प्रोसेस जो एक जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोसेस के माध्यम से बनते हैं या ब्रांचेज हैं वहाँ पे कार्य किया जाता है, तो इसके अंदर शामिल किया गया है। अब हम मिनिमम वेज एक्ट 1948 के बारे में आगे पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। इसमें 3 टर्म मुख्य रूप से हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड वेजेज। इन तीनों टर्म्स के विषय में हमें जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर कौन होता है? तो एम्प्लॉयर वो व्यक्ति, संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे व्यक्तियों को कार्य पर रखती है या उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। यानी हु एम्प्लॉयज अनदर पर्सन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली वो उसे काम करवा रही है या फिर जो इनडायरेक्ट रूप से वो काम करवा रही है, तो उस व्यक्ति को एम्प्लॉयर कहा जाएगा। दूसरा, अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें तो वो अपने बिहाफ पे भी काम करवा सकता है और दूसरे के बिहाफ पे भी काम करवा सकता है, तो उसको हम एम्प्लॉयर की संज्ञा देते हैं। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयर जो होता है वो एक मुख्य भूमिका में होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सैलरी वेजेस देने का जो कार्य है मुख्य रूप से एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए एम्प्लॉयर की पहचान होना आवश्यक है कि एम्प्लॉयर वास्तव में है कौन। तो एम्प्लॉयर वो व्यक्ति या पर्सन या संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जो किसी अन्य व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रखती है, टर्म एंड कंडीशन के आधार पर उसे वेजेस प्रदान करती है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैक्ट्रीज हैं या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर किसे कहा जाए। तो जनरली हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री के विषय में। फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर किसे कहा जाएगा? तो फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर होता है, मैनेजर जो कि कंपनी जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंतर्गत एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 ऑन डेफिनेशन गिवन इन शेड्यूल employment part 1, the employer manager is the of the factory is considered as the employer of the factory। क्योंकि मैनेजर जो है हमने अभी बात की ऑन हिज बिहाफ और ऑन अदर्स बिहाफ, या तो स्वयं के बिहाफ पे या अदर्स के बिहाफ पे जो है उसके एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन लेता है। तो इसलिए मैनेजर जो है फैक्ट्री का उसको हम एम्प्लॉयर के रूप में मानते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज की, कि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज जो है जैसे कि रेलवे है या फिर ऑयल फील्ड इंडस्ट्रीज हैं, तो जो कि मुख्य रूप से गवर्नमेंट के अधीन होती है, वो गवर्नमेंट के अधीन कार्य करती है, उनका जो संचालन है मुख्य रूप से गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो वहाँ पर हम एम्प्लॉयर किसे मानेंगे? तो या तो इस सिचुएशन में कोई ऐसा व्यक्ति अपॉइंट किया गया होगा
जिसको हम जिसका कार्य जो है वो एम्प्लॉयज को पेमेंट से संबंधित, एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयमेंट से संबंधित कार्यों की देखरेख करना या सुपरवाइज करना होता है, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को हम एम्प्लॉयर की संज्ञा दे सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया गया है तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को हम एम्प्लॉयर के रूप में मानते हैं। जैसे रेलवे के अंदर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो रेलवे मिनिस्टर को मानते हैं, तो रेलवे मिनिस्टर विल बी द एम्प्लॉयर ऑफ द रेलवे एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर के रूप में उसको मानेंगे। जो लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत जिन एम्प्लॉयज को काम मिला हुआ है या जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर किस व्यक्ति को माना जाए, तो इसमें भी यही है कि जो व्यक्ति पर्सन अपॉइंट किया गया है सुपरवाइज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कार्य को, उस व्यक्ति को हम एम्प्लॉयर कह सकते हैं। या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, CEO जो है, वो उसका मुख्य रूप से एम्प्लॉयर माना जाएगा। इसके साथ साथ एनी अदर केसेस, बाकी जितने भी केसेस हैं वहाँ पे एम्प्लॉयर कौन होगा, तो एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु हैज़ बीन गिवन power to supervise and operate or control payment system of the employee। यानी वो व्यक्ति जिसको सुपरवाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अंडर मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंतर्गत उसको अपॉइंट किया गया है। एम्प्लॉयज़ की पेमेंट से संबंधित, रेमुरेशन से संबंधित जितने भी अफेयर्स हैं उन सबको कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को मुख्य रूप से हम एम्प्लॉयर मानते हैं। तो ये सभी जो होंगे एम्प्लॉयर माना जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर की पहचान होना मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि एम्प्लॉयर ही होता है जिसको एम्प्लॉयज़ को सैलरी, किस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए उस एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, तो इसलिए एम्प्लॉयर की पहचान होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के विषय कि एम्प्लॉय कौन है। तो पर्सन एम्प्लॉयड फॉर hire or reward to do skilled or unskilled clerical or manual work are to be called as per the term of employment। यानी जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अनुसार किसी व्यक्ति को जब हायर या रिवॉर्ड के लिए स्किल्ड या अनस्किल्ड कार्य को करने के लिए एम्प्लॉयड किया गया है, तो उस व्यक्ति को हम एम्प्लॉय के रूप में मानते हैं। अब यहाँ पे जो टर्म ऑफ कंडीशन एम्प्लॉयमेंट है, जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो टर्म है वो टर्म एक्सप्रेस भी हो सकती है आपकी और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस टर्म्स तो वो टर्म्स होती हैं जब एम्प्लॉयमेंट देते समय पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से उनको बताया जाता है कि इन कंडीशंस के आधार पर आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, इनकी वेजेस ये होगी। तो यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से एक्सप्रेस होता है, जबकि जो इम्प्लाइड कंडीशंस जो होती हैं एम्प्लॉयमेंट, वो इम्प्लाइड का मतलब एक्सप्रेस नहीं होती हैं। वो मुख्य रूप से जैसे इंडस्ट्री के अंदर जो वेज पेमेंट अप्लाई है, उसी वेज पेमेंट के अनुसार आपको वेजेस पे की जाएगी। इसके अंदर जो है, जो ये टर्म है वो पूर्ण रूप से इम्प्लाइड है, यहाँ पे किसी तरह के बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पर्सन एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्डेड टू डू स्किल्ड और अनस्किल्ड clerical or manual work as per the term of employment are to be called employee। जिसके अंदर इसके साथ साथ हम इसके अंदर आउट वर्कर्स को भी शामिल करते हैं। आउट वर्कर्स जैसे बात करें हम वॉशिंग करने वाले हैं, क्लीनिंग का कार्य करने वाले हैं, या फिर ये कहें कि रिपेयरिंग का कार्य करने वाले हैं, फिनिशिंग का कार्य करने वाले, वो व्यक्तियों को हम एक तरह से आउट वर्कर्स बोलते हैं। क्योंकि ये जो वर्कर हैं ये जनरली वो वर्कर हैं जो अपने होम पे या फिर अदर प्रीमिसेस पे काम करते हैं, जो कि एम्प्लॉयर के प्रीमिसेस पे काम नहीं करते हैं, और उस कार्य के लिए जो है एम्प्लॉयर के द्वारा उनको जनरली पे किया जाता है। जैसे हम बात करें अगरबत्ती बनाने कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो अपने घरों पर या फिर अपनी अदर प्रीमिसेस पे कार्य करते हैं। जो एम्प्लॉयर हैं उनको मटेरियल प्रोवाइड करा देते हैं, जो मटेरियल उसके लिए आवश्यक है, और उसके बाद उसको पेमेंट कर देते हैं। जितना वो प्रोडक्शन करते हैं उतनी उनको पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह के एम्प्लॉयज़ को हम जो है एक तरह से आउट वर्कर एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने बात की कि एनी पर्सन
एम्प्लॉयड और हायर और रिवॉर्डेड। इसमें जो पर्सन की बात की, एम्प्लॉय कौन हो सकता है, तो एम्प्लॉय इसमें तीन तरह से है। चाइल्ड में भी एम्प्लॉय, अडोलेंस, या फिर ये कहें कि युवा जो है, अडल्ट जो है, वो आपका एक तरह से एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर अडोलेंस जो आपका एम्प्लॉय हो सकता है। तो चाइल्ड लेबर किसे बोलेंगे, यानी ऐसे एम्प्लॉय जिनकी एज जो है वो 14 ईयर से कम हो, यानी 14 साल से उम्र के जो कम के जो एम्प्लॉय होंगे उनको चाइल्ड लेबर के अंतर्गत शामिल करते हैं, उनको चाइल्ड लेबर एक्ट के अंतर्गत उनका प्रावधान किया हुआ है। उसके लिए भी हमारे पास चाइल्ड लेबर में भी बहुत सारे प्रावधान, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर को हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, कि हजार्डस जो खतरनाक जो साइट्स हैं या जहाँ पे मुश्किल भरा काम, उन कामों के लिए हम उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे स्थान भी जहाँ पे हम चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो लेकिन एम्प्लॉयर को ये ध्यान में रखना होता है कि उनकी एजुकेशन का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इन सब कंडीशंस के साथ चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। उसके बाद नवयुवक वो व्यक्ति हैं जो एज जो है जिनकी 14 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उनकी जो एज है वो बिलो 18 ईयर्स है, यानी अबो 14 बट लेस देन 18, उस एज के लोगों को हम अडोलेंस लेबर बोलते हैं या अडोलेंस वर्कर बोलते हैं। अडल्ट अडल्ट वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी एज जो है अबो 18 ईयर्स होती है, जनरली अबो 18 ईयर्स के जो वर्कर्स हैं उनको अडल्ट वर्कर्स बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं वेजेज के विषय में। तो वेजेज जो है एक तरह का रेमोरेशन है, जो जिसको हम मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेजेस इज द रेमोरेशन विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, यानी जिसको मनी के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड विच इज पेबल आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो कि टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा को पूरा करने पर आपको प्राप्त होती है, उसको हम वेजेस बोल सकते हैं। यानी किसी भी तरह का रेमोरेशन जो किसी वर्कर को उसकी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पूरा करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जिसको मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम वेजेस की संज्ञा देते हैं। अब हमारे पास बात ये आती है कि हम वेजेस के अंदर शामिल किस चीज़ को करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स भी होते हैं। जनरल बेसिक पे के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को पे किए जाते हैं। तो सभी चीज़ों को हम शामिल नहीं करते हैं वेजेस के अंदर। वेजेस के अंदर जनरली दो ही चीज़ों को शामिल किया जाता है, वन इज बेसिक पे एंड द सेकेंड इज हाउस रेंट अलाउंस, यानी हाउस रेंट अलाउंस इज पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर हिज लिविंग, जो उसको रहने के लिए एक तरह से हाउस रेंट अलाउंस के जो दिया जाता है, उसको हम मिनिमम वेजेस के अंदर शामिल करेंगे। तो बेसिक पे प्लस HRA विल बी कंसिडर्ड एज द वेजेस। उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल नहीं की जानी चाहिए, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशंस मिलता है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, या फिर ये कहीं कि प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, या ग्रेचुइटीज़ हैं, इन सबको जनरली हम वेजेस के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसलिए ये सब ध्यान रखने की चाहिए कि जब वेजेस हम कंक्लूड करते हैं तो वेजेस के अंदर हम सिर्फ बेसिक पे और HRA को शामिल करेंगे, अदर जो बातें हैं, अदर जो पेमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की थी हमने, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर हम दो गवर्नमेंट जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और शेड्यूल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स को शामिल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, माइन है, ऑयल फील्ड है, मेजर पार्ट्स हैं, या फिर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कैरिड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट आर टू बी कंसिडर्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और अन्य कोई भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर को भी शामिल करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। अब ये बात ये है कि ये जो हमारा मिनिमम वेज एक्ट 1948 है, इसका स्कोप क्या है। तो इसके स्कोप की अगर बात करें तो ये जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हैं
उन सभी एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर मिनिमम वेज एक्ट लागू होता है। यानी इन सभी एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम वेजेस की जो कंसेप्ट है उसके लिए प्रत्येक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को मिनिमम वेज एक्ट को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंसिडर नहीं करते हैं तो वो इसके लिए दोषी माने जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मिनिमम वेज फिक्सेशन का जो कार्य है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो उसके लिए क्या क्या बेसिस लिए जा सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम वेजेस ऑन सम बेसिस लाइक टाइम वेज, लाइक पीस वर्क, लाइक गारंटीड टाइम रेट या अदर टाइम वर्क। टाइम वेजेस जब हम समय के अनुसार टाइम वेजेस जो है किसी कार्य को करने के लिए पर्टिकुलर टाइम के स्टैंडर्ड टाइम होता है, उस स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार हम वेजेस का निर्धारण कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर उसको कंसिडर करती है तो टाइम वेजेस पीस वर्क के अनुसार, कार्य के अनुसार, कार्य की कितनी मात्रा, उसके अनुसार उसमें कितने परिश्रम की आवश्यकता है, उस आधार पर भी जो है वेजेस का डिसीजन ले सकती है। गारंटीड टाइम रेट के अनुसार कर सकती है या अदर कोई बेसिस अगर गवर्नमेंट को जो एप्रोप्रिएट लगता है उस बेस को आधार पर गवर्नमेंट एक तरह से मिनिमम वेज का निर्धारण कर सकती है। अब जो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा मिनिमम वेज एक्ट के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस प्रोसीजर के लिए सबसे पहले जो मिनिमम वेज एक्ट के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक कमेटी या फिर सब कमेटीज़ का गठन करती है। उन कमेटीज या सब कमेटीज़ का गठन किया जाता है। दूसरा, उन कमेटीज़ या सब कमेटी की जो एडवाइसेस होती हैं उनको कंसिडर करने के बाद गवर्नमेंट जो है या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से या ऑफिशियल गजट्स के माध्यम से उस मिनिमम वेज को फिक्स कर सकती है, रिवाइज कर सकती है या उसे पुनर्विचार के लिए दोबारा से कमेटी के पास भेजा जा सकता है। और आफ्टर दिस बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट the appropriate government will publish its proposal and minimum wage which will be applicable to all the departments or all the organization which come under the act of minimum wage act 1948। जो कंपोजिशन क्या होगी ये जो बोर्ड ऑफ कमेटी जो हमने सब कमेटी जो हमने गठित की, इस कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से होंगे। इसमें सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया जाता है, एम्प्लॉयर्स को शामिल के जो ग्रुप है उसका रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया जाता है, उसके साथ साथ नॉमिनेटेड एम्प्लॉयज़ के सेट को शामिल किया जाता है। जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर जो नॉमिनेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करते हैं। उसके साथ साथ जो है इंडिपेंडेंट पर्सन विच आर नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, उनको भी शामिल किया जाता है। तो ये एक कॉम्पोजिशन बनता है जो कमेटी जिस आधार पर बनाई जाती है। उसके बाद आता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन भी करती है। एडवाइजरी बोर्ड का जो मुख्य कार्य होता है वो कमेटी या सब कमेटीज के मध्य में या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के मध्य में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होता है ताकि उनके कार्यों को स्मूथली किया जा सके। मिनिमम वेज एक्ट को जो धारणा है उसमें गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और उसके साथ साथ जो कमेटीज के व्यूज़ हैं उनको मध्य में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके। तो इस आधार पर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक तरह से मिनिमम वेज का फिक्सेशन करती है। अब क्या क्या पेनल्टीज क्या हो सकती हैं किसी भी ऑफेंस के लिए, तो यदि कोई एम्प्लॉयर जो शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 के अंतर्गत आता हो और जिसके ऊपर मिनिमम वेज एक्ट 1948 लागू होता है, अगर वो अपने वर्कर्स को मिनिमम वेज विच आर एप्लीकेबल टू हिम, जो उसके ऊपर अप्लाई है उससे कम वेजेस पे करता है या जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 का उल्लंघन करता है, तो उस सिचुएशन में उसको एक तरह से ऑफेंस माना जाएगा और उस ऑफेंस के लिए 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। उसके साथ साथ 500 पर डे के हिसाब से उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों ही उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं, यानी इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन ऑफ 500 पर डे। तो इस आधार पर ये जो है ऑफेंस माना जाता है। थैंक यू वेरी मच।